आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। आवेश क्या रहेगा? संरक्षण के नियम का पालन करेगा, मतलब आवेश में संरक्षित रहता है। आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है, बस यही होती है। ये दो बातें हो गई। तीसरी कौन सी? कि आवेश योज्यता के नियम का पालन करता है। कहने का मतलब ये है कि आवेश बीजगणित की तरह जोड़ घटा सकते हैं हम लोग। तो आवेश में ये बात हम लोग देख लिए थे। योज्यता का मतलब जोड़ की क्रिया, बीजगणितीय जिस तरह से बीजगणितीय नियम में जोड़ते हैं, उसी प्रकार से आवेश को हम लोग जोड़ सकते हैं। आगे की बात करें हम लोग, तो हम लोग एक बात और लास्ट कौन सी थी, यो क्या पढ़े थे? क्वांटीकरण। तो क्वांटीकरण में एक सूत्र था, जहां पर हम लोगों ने दो क्वेश्चन बनेगा उस सूत्र से। कौन सा सूत्र था? आवेश बराबर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे क्या? ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश मतलब कितना? ई पर। तो हम लोग इसी बात को देखे थे। कौन सा था? कि आवेश Q बराबर क्या था? N इंटू ई। क्या था? N इंटू ई। जहां पर N मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ई क्या है? ई क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ई क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और वो कितना मान होता है? ई पर जो मान होता है वो कितना होता है? 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम होता है। ये बातें हो चुकी हम लोगों की। अब इसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे, हाँ क्वेश्चन कुछ करेंगे। तो चलिए सब लोग क्वेश्चन करना शुरू करिए, और सभी लोग करेंगे, कोई ऐसा रुकेगा नहीं भाई। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम होती है। कोई हर आंसर नाम लेके हम बोलेंगे और कह देंगे माइक दबाइए और बहुत बात करिए, बोलिए, तो बोलना भी पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं भाई आंसर पूछेंगे कि आपने कितना आंसर लाए। तो चलिए क्वेश्चन कर दे। देखिएगा क्वेश्चन एकदम आसानी से वही सीख देंगे, एकदम आसान लगेगा। देखिए कैसे भाई। क्वेश्चन इससे दो प्रकार के बनेगा। एक आवेश पूछेगा तो आपको ये यन का मान देगा, और यन का मान देगा, और ई का मान सब लोग जानते हैं हमेशा वही रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। ई का मान तो सबको पता है। अब एन का मान दे देगा तो दोनों को गुणा करेंगे तो यही पूछेगा। ठीक है। या तो आपको ये पूछेगा कि एन बराबर क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये पूछेगा। तो ये बराबर होगा क्यू बटे कितना? ई होगा। यही दोनों को ध्यान से हम लोग को देखने पड़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्यू बराबर यानी तो ई होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को ध्यान से देखते हैं कैसे। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन बनेगा। अगर आवेश पूछेगा तो ये, और यन पूछेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो ये। अब क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको करिएगा। चलिए मानते हैं कि ये कोई पदार्थ है, तो इस पदार्थ पर कितना है? कोई पदार्थ है माना, हाँ क्वेश्चन दे रहे हैं इसको। पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन 10 का घाते 16 है। 10 का घाते 16 है। आवेश का मान बताइए। आवेश का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। हल करिएगा। पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 का घाते 16 है, तो आवेश का मान ज्ञात कीजिए। करिए सभी लोग। सर नितिन भी, आदित्य यादव क्या बोल रहे हैं? सर नितिन भी क्या क्या बोल रहे हैं? हो गया? जिसका आंसर हो जाए वो बताए। इसमें से आंसर हो जाए माइक ऑन करिए, बताइए जल्दी से। नहीं तो नाम लेंगे, हम नाम लेके पूछेंगे तब फिर बता दे रहे हैं। नहीं तो हम बताइए, क्वेश्चन करिए इसको जल्दी से। हाँ हाँ हाँ, एक लोग हैंड ओवर कर रहे हैं। बोलिए कौन बोल रहा है? किसका है आंसर? कितना आ रहा है बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। बोलिए आंसर कितना होगा? कितना आ रहा है आंसर? अजी सब लोग बैठे हैं का? कोई अच्छे इस क्वेश्चन को देखिएगा। आप लोग कर नहीं रहे हैं, यही तो
हाँ चलिए पूछते हैं किसी का। रिंकू बताइए आपका कितना आंसर आया। आप रिंकू बोलिए। सिद्धेश्वर आप बोलिए कितना आंसर आया। रिंकू बोलिए आपका कितना आंसर आया। 1.6 गुणे 10 घाते -3। वेरी गुड, सही लला, वेरी गुड। चितेश्वर आंसर दे रहा है ना, वेरी गुड, बहुत सही। बाकी लोग का क्या होगा भैया, काहे नहीं कर रहे हो? देखिए ये भी तो कर पा रहे हैं आंसर, काहे नहीं आप लोग कर रहे हैं? बोलिए। ठीक है, सही, वेरी गुड। बाकी लोग करिए तो, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं देखिएगा। सर आप नाम लेके पूछिए तब बताएंगे सबने। अच्छा बाकी लोग भी बताएंगे, ओके विस्कर। हाँ रोहित बोलिए आप, रिंकू बोलिए आप, रिंकू बोलिए आप। आ गया था। अच्छा रोहित भी बोल रहे हैं आ गया था, ओके अच्छी बात है। चलिए अच्छा हमें ठीक है, देखिए। हाँ रोहित बोलिए, रोहित बोलिए। हाँ सर, हाँ कितना एक आया? दशमलव छह गुणे 10 घाते -3 सर। वेरी गुड, बहुत सही। चलिए ठीक है, हाँ तो अच्छी बात है। बाकी लोग हंस क्यों रहे हैं जी, इधर देखिए। ठीक है देखिए, बाकी हम क्या करेंगे, देखिए जब आवेश पूछेगा तो आवेश के लिए हम सूत्र कौन सा रखेंगे, ये वाला रखेंगे। कौन सा? ये वाला। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कितना, n का मान दिया है 10 का घाते 16, और गुणे कितना, e का मान 1.6 गुणे 10 का घाते -19। अब ये -19 प्लस के 19 से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये इसके 16 कैंसिल होंगे, बचेगा कितना, 3 बचेगा। 1.6 गुणे 10 का घाते -3, और ये आवेश है, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। ये इतना आंसर हुआ, ठीक है। चलिए ठीक है, इसके आगे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको करिएगा, सभी लोग सही आंसर करिएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, उसको करिएगा तुरंत। एक क्वेश्चन और, इसको मिटा रहे हैं, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, देखिएगा। पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखिएगा, और आवेश, मैंने यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन को हटा करके मैंने कहा पदार्थ में आवेश की मात्रा, किसी पदार्थ में, देखिएगा क्वेश्चन, किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में 6.4 कूलाम आवेश है, कूलाम आवेश, आवेश है, n का मान बताइए, या मुक्त, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन का मान ज्ञात कीजिए, करिए। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मान ज्ञात कीजिए, करिए। हाँ हाँ करिए, हो गया। इसका हो जाए वो आंसर लिखिए उसमें, आंसर इसका वैसे ही आएगा, लिखने लायक होगा आंसर, आंसर टाइप करने लायक आएगा। क्या बोल रहे हैं, चितेश्वर बोल रहे हैं गुलाम। हाँ गुलाम में तो क्या मतलब, ये दिया तो है गुलाम में, आप आंसर निकालिए। आंसर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो उसका कोई मतलब हेलो नहीं होगा। सर। हाँ बोलिए। सर सर हाँ एक बोलिए बार रोहित। क्वेश्चन पढ़िए। हाँ क्वेश्चन पढ़े हैं, अच्छा। किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में 6.4 कूलाम आवेश है, 6.4 कूलाम आवेश है, किसी पदार्थ में 6.4 कूलाम आवेश है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मान ज्ञात कीजिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मान ज्ञात कीजिए, करिए। क्लियर हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मान ज्ञात कीजिए, चलिए करिए। मुक्त हाँ सर, इलेक्ट्रॉनों का मान, हाँ कितना है, 4 गुणे 10 घाते चार गुणे 10 घाते माइनस 10 घाते, सही आंसर आ रहा, 4 गुणे 10 घाते -18। ये यही गलत कर दिए थे, सही आंसर बता रहे थे। हेलो -1। हेलो। माइनस आएगा, हाँ हाँ बोलिए। हाँ, हाँ सर, 4 गुणे 10 घाते 19 गुलाम। वेरी गुड, बहुत माइनस सही। आप कौन बोल रहे हैं, चितेश्वर?
यस सर। हाँ सही, राइट आंसर है उसके लिए, बहुत सही, सही राइट आंसर है, यही राइट आंसर। देखिए यहाँ n बराबर हम लिखेंगे q अपान कितना, e ना भाई, ये नहीं तो पूछा है। तो क्या करेंगे देखिएगा, हम लोग q को क्या लिखेंगे, q का मान दिया है कितना 6.4 बटे क्या करेंगे e का मान 1.6 गुणे 10 का घाते माइनस का कितना 19, यही तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा 6.4 गुणे 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 गुलाम, यही ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कैंसिल करिए, कैसे, दशमलव से दशमलव कैंसिल करिए, क्योंकि दशमलव किधर एक अंक है, दशमलव किधर एक अंक है, इसको कैंसिल करिए, 16 चौका 64, तो ये हो गया ऊपर 4 बटे कितना हो गया 10 का घाते माइनस 19। पहले सुनो, देखो भाई, ये 16 से ये 16 हो गया 64 हो गया, तो 16 कैंसिल हो गया और 4 यहाँ 4 आ गया, 16 चौका 64 हो गया। तो अब सुनेंगे हम लोग, यहाँ पर नीचे क्या बचा, 10 घाते माइनस 19 बचा है और ऊपर 4 बचा है। तो जब 10 घाते माइनस नीचे 19 में माइनस में 19 है, जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आगे क्या लिखेंगे हम लोग, 4 गुणे 10 का घाते क्या लिखेंगे 19 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके क्या होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात समझ में आई, ये बात क्लियर है। देखिएगा इसमें कोई डाउट हो पूछिए, कमेंट करिए यस और नो, या कमेंट पूछना हो तो हमारी दवाई ये बात करिए, पूछिए। रोहित विश्वकर्मा बोले हाँ सही है। और किसी को कोई प्रॉब्लम कुछ, चले आगे। ओके रिंकू बोले ओके, ठीक है रिंकू, और आगे और सब लोग यस यस ओके, ठीक है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं कि पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे हम लोग, एक नई हेडिंग डालेंगे, और इसके आगे अब देखिए हम लोग एक फार्मूला तो पढ़ा, इस फार्मूला में क्या है कि Q बराबर होता है N इंटू ई और N बराबर होता है Q बाई ई। इसमें 2 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, और किताब में एक क्वेश्चन है, आप करिएगा, नहीं समझ में आए तो पूछेगा, उसको व्हाट्सएप पे आप ग्रुप में या भी देंगे, तो उसका हम सोल्यूशन करके हम कल जब पढ़ाने शुरू करेंगे तो उसको हम सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। ऐसे जो क्वेश्चन नहीं आया करे तो ग्रुप में भेजिए, और उसका हम क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको देंगे, ठीक है। इधर देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। देखिएगा पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए पदार्थों का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। देखिएगा जब पदार्थों का वर्गीकरण की बात होती है, दुनिया में हमारे आसपास में जितने भी लोग हैं सब पदार्थ हैं। अब इन पदार्थों में ये कह रहा है, इसका वर्गीकरण करने चल रहा है, हम पदार्थों को बांटने चल रहे हैं भिन्न भिन्न भागों में। तो पदार्थों का जब वर्गीकरण किया जाएगा यहाँ पर फिजिक्स में, तो हम पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे तो 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में, 3 भागों में बांटेंगे। तो 3 भागों में किस तरह से बांटेंगे और किस आधार पर बांटेंगे, जैसे होगा क्या कि अगर हम कहते हैं कि 3 भागों में बांटना है, एक वह होगा जो बहुत बढ़िया होगा, अच्छा वाला, और एक वो होगा जो अच्छा भी होगा, थोड़ा उसके अंदर खराबी भी होगी, और तीसरा ये होगा उसके अंदर खराबी होगी। कहने का मतलब ये है, ये बहुत अच्छा होगा, इसके अंदर एक दूसरा गुण होगा, यह बीच वाला ऐसा होगा जिसके पास दोनों गुण थोड़े थोड़े मिलेंगे, मतलब ये बीच वाला, और एक लास्ट वाला होगा जिसके पास क्या होगा, इसके गुण से जस्ट इसका विपरीत होगा। ये बात आप लोग को समझ में आई। तो हम लोग ये बात कहेंगे कि जब हम पदार्थों को अलग अलग या इसका वर्गीकरण करना शुरू करते हैं तो किस आधार पर बांटेंगे। जैसे मान लीजिए बहुत से लोग हैं, यदि हमें कहा गया है कि भाई इसमें कुछ ग्रुप ऐसे बनाइए जो अच्छे वाले हैं, और कुछ ग्रुप ऐसे बनाइए, कुछ ग्रुप ऐसे बनाइए, तो कहने का मतलब जो ग्रुपिंग हो रही है, जो ये बन, इसमें भी होता है किस आधार पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर। किसमें भैया, एन के आधार पर। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसमें बहुत ज्यादा होगा उसे कहेंगे हम लोग, कहाँ होगा, उसे कहेंगे हम लोग चालक कहेंगे, वह होगा चालक होगा।
और जिसमें बिल्कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होगी, लगभग शून्य, नगण्य होगी, जिसकी गणना करने लायक नहीं हो, डेली लाइफ में इसका कोई महत्व मतलब महसूस न करा सके, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अचालक बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसे? उसे हम लोग बोलेंगे अचालक। और ध्यान रहे, चालक और अचालक, चालक जो होता है वह अचालक के जस्ट विपरीत होगा। कहने का मतलब इसमें बहुत अधिक होगा, इसमें बहुत कम होगा। और दूसरा ये होगा, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अर्धचालक। अर्धचालक का मतलब यह है कि आधा इसमें चालकता का गुण होगा, मतलब इसमें चालकता का गुण क्या होगा, कम होगा। तो हम लोग इसी बात को कहेंगे कि पदार्थों का वर्गीकरण जब हम करना शुरू करेंगे तो पदार्थ का वर्गीकरण जो होगा वह किस आधार पर होगा। तो पदार्थों का वर्गीकरण के लिए हम लोग कितने भागों में बांटा, कि 4 भागों में बांट रहे हैं। कितने भागों में? 4 भागों में बांट रहे हैं। चलो, तो 4 भागों में बांट रहे हैं, तो देखिएगा चालक, अचालक, चालक, अर्धचालक और अचालक। इसके और बोलते हैं परावैद्युत, इसको बोलते हैं हम लोग परावैद्युत। इसको एक बार डिटेल में बात होगी, नहीं देखिएगा ध्यान से। यदि चालक हेडिंग डालेंगे तो चालक में क्या लिखेंगे, चालक मतलब क्या होगा, कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होगा, कंडक्टर्स क्या होंगे, इसको देखेंगे। वे पदार्थ जिसमें उष्मा और विद्युत क्या होगा, उष्मा और विद्युत सुचारू रूप से क्या चल सकता है, स्थानांतरित हो सकती है, वह क्या होगा, चालक होता है, उसे चालक कहते हैं। वे पदार्थ जिसमें उष्मा और विद्युत गमन कर सकते हैं, चल सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे चालक कहते हैं, उसे चालक कहते हैं। वे पदार्थ जिसमें या ये भी कह सकते हैं एकदम एक ही लाइन में कि जिसमें धारा प्रवाहित किया जा सकता है, जिसमें क्या हो, धारा प्रवाहित किया। वे पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित किया जा सकता है उसे चालक कहते हैं। जैसे जैसे क्या होगा, धातु होगा, लोहा होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, ढेर सारे अन्य बहुत प्रकार के धातुएं हैं, उसे हम कह सकते हैं कि धातुएं जो होती हैं वो चालक होती हैं। तो इस बात को हम लोग समझ पाएंगे चालक क्या होता है। चालक भी होगा जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होगी, उसमें चालकता होती है। वे पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित होती है उसे चालक कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए अचालक की बात करें। अचालक किसे कहेंगे, सॉरी अर्धचालक। अर्धचालक किसे कहेंगे, जिसकी चालकता और असेमी कंडक्टर इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर बोलते हैं। तो सेमी कंडक्टर में क्या होगा कि वे पदार्थ जिसकी चालकता क्या होती है, जिसकी चालकता और जिसकी चालकता जो होती है चालक से कम होती है और अचालक से अधिक होती है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अर्धचालक में वे पदार्थ जिसकी चालकता, मेन बात यही है, जिसकी चालकता, चालकता का मतलब होगा कि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक पदार्थों से क्या हो, कम हो और अचालक पदार्थ से अधिक हो, उसे क्या बोलते हैं, अर्धचालक कहते हैं। उसे अर्धचालक कहते हैं। ये बात क्लियर। आगे हम लोग पढ़ेंगे अचालक। अचालक में क्या है कि वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं हो, मतलब बहुत कम हो, नगण्य हो, जिसकी गणना करने लायक ना हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग अर्धचालक अचालक कहते हैं। जो अचालक में जैसे बाइकेलाइट हुआ, प्लास्टिक हुआ, और या फिर ये कहेंगे जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता, उसे क्या बोलते हैं, अचालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गई, पॉलीथीन हो गई और ढेर सूखी लकड़ी हो गई, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता, अर्थात ये अचालक पदार्थ हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा। अब परावैद्युत की बात करते हैं। सुनिएगा, परावैद्युत एक प्रकार का अचालक ही होता है, लेकिन इसके अंदर अगर ये वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर अगर रखा जाता है जिसमें चालकता का गुण थोड़ा सा आ जाता है, और उसी पदार्थ को क्या बोलते हैं, परावैद्युत कहते हैं। परावैद्युत में कागज आता है और ढेर सारी चीजें आती हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं रफ्ती होती है, ये परावैद्युत आता है। शुरुआत में क्या होगा, ये एक प्रकार का ये अचालक होता है, लेकिन किसी वैद्युत क्षेत्र में रखने पर हल्का चालकता के कार्य करता है, उसे क्या बोलते हैं, परावैद्युत कहते हैं। तो हम लोग इस बात को, चारों चीज को इसी तरह जब आ जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र में वही 3 फार्मूला और एक कार्य, 4 चीजें हैं और कुछ नहीं है। तो देखिएगा, हम लोग कूलाम के नियम को पढ़ेंगे। कूलाम का नियम क्या है, कूलाम के नियम क्या है कि देखिएगा, कूलाम जो है वह कहाँ के रहने वाले हैं, कूलाम कहाँ के रहने वाले हैं,
तो गुलाम साहब कहाँ के रहने वाले हैं? यह यहाँ पे फ्रांस के रहने वाले, जहाँ पर एक भी मच्छर नहीं पाया जाता है। गुलाम साहब जो अपना नियम देते हैं, कब देते हैं? 1785 में अपना नियम देते हैं। और एक कौन सा नियम देते हैं, किस बात पर बोले थे? देखिएगा, जब लोगों को पता चल गया, लोग जान गए, क्या जान गए? कि लोग ये जान गए कि देख भाई, समान आवेश होता है तो आवेश के बीच में आवेश के बीच में एक बल लगता है। यदि समान आवेश होगा तो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। विपरीत बल होगा, विपरीत आवेश होगा तो आकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन किसी को ये नहीं पता, कोई ये नहीं बता पाता कि यदि आकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा तो कितना बल लगेगा। आकर्षण बल लगेगा कब? जब एक आवेश प्लस में हो, दूसरा आवेश माइनस में हो, विपरीत में हो। तो कहने का मतलब आकर्षण बल वहां पे लगेगा, लेकिन आकर्षण बल का मान किसी को पता नहीं था कि आकर्षण बल कितना लगेगा। तो आकर्षण बल के बारे में पता किसने बताया? कि भाई देखिए, जब आवेश हैं, उन आवेशों के बीच में कौन सा बल लगेगा और कितना लगेगा, इसकी जानकारी कैसे मिलती है? कूलाम के नियम से मिलती है। कूलाम साहब कहाँ के रहने वाले हैं? कूलाम साहेब कहाँ के रहने वाले? फ्रांस के रहने वाले हैं। 1785 में नियम देते हैं। देखिए, जब ये नियम दे रहे थे ना, तो ये बोलते हैं, क्या कहते हैं? इसके वैज्ञानिक, फ्रांस के वैज्ञानिक 1785 में एक नियम देते हैं दो आवेशों के बीच में। कैसे? कहेंगे स्थिर आवेशों के बीच में इनका जो भी नियम है स्थिर आवेश के लिए है। किस लिए है? स्थिर आवेश के लिए है। और स्थिर आवेश में आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल, स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में कूलाम साहब नियम दिए थे। तो कूलाम साहब जो नियम दिए हैं, किस पर नियम दिए हैं? ध्यान रहे, बात सुनिएगा। कूलाम साहब किस पर नियम दिए? कूलाम साहब की यदि कोई आवेश होगा ना, यदि आवेश चल रहा है तो कूलाम का नियम नहीं लगेगा। कूलाम का नियम फेल, कूलाम का नियम नहीं लगेगा। कूलाम का नियम तब लगेगा कि जब कोई स्थिर आवेश हो। हाँ, एक जगह। यस, क्या हुआ? बोलिए। देखो इधर देखिए, बस आगे चलिए। कूलाम जो नियम है वह स्थिर आवेशों के बीच, देखिएगा, स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला क्या? वैद्युत बल, वैद्युत बल के संबंध में फ्रांस के वैज्ञानिक 1785 में एक नियम देते हैं जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इसको देखिए, पूरी तरह से हम फिर से लिख रहे हैं और आराम से पढ़िएगा। कूलाम का नियम के बारे में हम लोग ये कहेंगे कि देखिएगा, स्थिर आवेश है ना भैया, स्थिर आवेशों के बीच, स्थिर आवेशों के बीच, स्थिर आवेशों के बीच, ध्यान दीजिएगा, स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बलों, लगने वाला वैद्युत बल के संबंध में, लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में कहाँ के? फ्रांस के वैज्ञानिक, फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम दिए। फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम दिए जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। देखिएगा, स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल के संबंध में एक नियम देते हैं, एक नियम बल के संबंध में फ्रांस के वैज्ञानिक एक नियम देते हैं जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, अब इसके नीचे लिखेंगे, इस नियम के अनुसार क्या बोलते हैं? इसको पूरा लिखने पड़ेंगे। चलिए इसे पूरा लिख देते हैं। क्या बोलेंगे? स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में, वैद्युत बल के संबंध में कूलाम, वैद्युत बल के संबंध में कहाँ पर? फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम ने नियम दिया। कूलाम ने क्या किया? कूलाम ने नियम दिया जिसे
कूलाम का नियम कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। अब ये बात क्लियर हो गई, कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या लिखेंगे हम लोग, इन्वर्टेड कॉमन क्या लिखेंगे। ये बात क्लियर, हाँ कोई बोल रहे हैं कुछ क्या, ओके कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, आगे देखिए। ठीक, क्या बोलेंगे, इस नियम के अनुसार क्या बोलेंगे, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के मात्रकों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही लिखना है, क्या है, स्थिर आवेशों के बीच, इस नियम के अनुसार स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के मात्रकों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बात लिखनी है, तो ये बात को लिख लीजिएगा, लिखना चाहिएगा। तो क्या बोलेंगे, हम लोग बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के, उन आवेशों के मात्रकों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मात्रकों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच के दूरी की, तथा उसके बीच के दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बात को समझ पाए कि क्या होगा, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के मात्रकों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी, हाँ हाँ बोलिए, सर एक बार और बोल दीजिए, सर एक बार और बोल दीजिए, एक बार सर एक बार क्या और बोल करें, दीजिए, अच्छा बोल रहे हैं, एक बार सर और बोल दीजिए। अरे बोल रहे हैं, बोल तो रहे हैं एक बार और ये वीडियो रिकॉर्डेड हो जाएगी, रिकॉर्डेड है, कोई घबराइए मत, बाद में भी आप देख सकते हैं, ठीक है, देखिएगा, हाँ देखेगा, क्या बोले, अच्छा लिख लीजिएगा, हाँ बोले, दो स्थिर आवेशों के बीच, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल इन आवेशों के मात्रकों के गुणनफल के, इन आवेशों के मात्रकों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के, तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के, तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस आगे चलिए, अब देखिए दूरी की दो बातें हम लोग देखा है, इसमें दो बात हम लोग देखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, तो दो बात को हम लोग देखेंगे कूलाम के नियम में, कौन कौन सा देखेंगे, देखिएगा ध्यान से। पहला क्या हुआ, पहली बार उन्होंने हम देखा कि जो लगने वाला जो बल होता है ना, जो बल होता है ना, उसके आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये मान लीजिए आवेश अगर इसके नीचे लिखेंगे हम लोग, माना भाई आवेश जो है Q1 और Q2 है, और Q1 और Q2 है, तो इनके मात्रकों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, पहला होगा कंडीशन। और दूसरा क्या होगा, उसके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, कहने का मतलब इसकी दूरी कि क्या होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब दूरी को मैंने r लिखेंगे, अगर इसको क्या लिखेंगे, r लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r का वर्ग का स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है इसका दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा। तो ये है कि अब ये देखिए, यही देख के बोल पाएंगे, कैसे बोलेंगे, देखिएगा कि स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के मात्रकों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मात्रकों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के, उसके बीच के दूरी के वर्ग के, उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात सीख चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें दोनों, दोनों को जोड़ लेंगे। जब दोनों को जोड़ लेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, Q1 Q2
क्या कहेंगे आर स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हटेगा तो कांस्टेंट एक निकल के आएगा, यहाँ पर इसी कांस्टेंट को क्या बोलेंगे के, और Q1 Q2 बटे क्या कहेंगे आर स्क्वायर, और बल है तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग न्यूटन बोलेंगे। और के का मान होता है, सब लोग यहीं पे बोलेंगे 1/4πε0 होता है। के का मान 1/4πε0 होता है। अब यहाँ पर अगर इसको रख देंगे, हम इसको मान लेते हैं समीकरण कौन सा, समीकरण इसको फर्स्ट मानते हैं, समीकरण इसको क्या मानेंगे सेकेंड मानेंगे, और यहाँ पर ये करेंगे दोनों जोड़ करके समीकरण इसको थर्ड मान लिया, तो समीकरण थर्ड में इसका मान रख दीजिए, के का मान रखेंगे तो एफ की जो वैल्यू आएगी वह क्या आएगी 1/4πε0 Q1 Q2 बटे क्या लिखेंगे आर स्क्वायर, क्या कहेंगे आर स्क्वायर, और ये होगा क्या न्यूटन, क्या होगा न्यूटन होगा। तो कहने का मतलब ये तो रहा जब माध्यम कोई नहीं है, जब कोई माध्यम नहीं होगा तो ये ऐसा होगा। यदि कोई माध्यम होगा, यदि माध्यम Q हो तो, यदि दिख रहा है ना, दिख रहा है, देखेंगे यदि माध्यम के हो, माध्यम के हो तो बल F का मान हो जाएगा कितना 1/4π, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे क्या कहेंगे आर स्क्वायर न्यूटन, बटे आर स्क्वायर क्या होगा न्यूटन होता है। तो ये बल हम लोगों ने कूलाम के नियम को पढ़ा। कूलाम का नियम हम लोग समझ पाए, कूलाम का नियम ये डायरेक्टली पहला लिखेंगे Q1 Q2 का अनुक्रमानुपाती, फिर दूरी के अनुक्रमानुपाती, फिर दोनों को जोड़ लेंगे ये तीसरे में, और जोड़ के अनुक्रमानुपाती हटेगा के आ जाएगा, है ना। के का जो वैल्यू होती है 1/4πε0 होती है, उसका मान कितना होगा, ये बराबर लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर न्यूटन। अब यदि कोई माध्यम हो तो के क्या होगा, के हो तो तब हम बोलेंगे 1/4πε के Q1 Q2 बटे क्या लिखेंगे आर स्क्वायर न्यूटन कहते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद हम लोग आगे जो बढ़ेंगे, आगे जो लिखेंगे तो ये वैल्यू थोड़ा सा यहाँ देखिएगा कि जो के का मान होता है, जो के का मान होता है दिख रहा है ना, हाँ के का जो मान होगा 1/4πε0, इसकी जो वैल्यू होती है 9 गुणे 10 का घाते क्या होता है 9 होता है। ध्यान रहे इसकी जो वैल्यू होती है वह 9 गुणे 10 घाते 9 होती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सब बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। कितना होगा 9 गुणे 10 घाते 9 होगा। इसका मात्रक लिखेंगे हम लोग न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर, ये होता है इसका मात्रक। तो के की वैल्यू सब लोग को पता होना चाहिए, के का मान होगा 9 गुणे 10 का घाते 9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर। ये ध्यान रहे के का मान इतना होता है। तो के का मान होता है 9 गुणे 10 घाते 9 और न्यूटन मीटर के स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इस तरह से कूलाम का, और ढेर सारी पढ़ाई भी करिएगा। और हाँ गुड नाइट सभी को, गुड नाइट। और हम कहते हैं कि आप लोग सही से पढ़ाई करिएगा। जो कमेंट हो, जो नहीं आता है वो ग्रुप में आप क्वेश्चन दीजिए, क्वेश्चन का हम दें या कोई भी अगर किसी को आता है वो देगा, अगर नहीं आता तो मैं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर आप लोग पढ़ाई को करते रहिए। और आज टीचर डे था और मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि आप लोग बहुत आगे जाइए। और जो होती है दुआएं, मैं दिल से दुआ करता हूँ आपको भगवान ढेर सारी खुशियां दे दें। आप लोग खुश रहिए, आपके परिवार खुश रहें, और आप लोग अपने परिवार से लेकर के पूरे देश का भविष्य हैं, भविष्य निर्माता हैं। आप लोग एक अच्छे और नेक कर्म करते हुए अपने माँ बाप और नाम और देश का नाम रोशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका आप लोग की होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसा कुछ करेंगे जिससे माँ बाप का नाम रोशन करने के साथ साथ इस देश का भी नाम रोशन करेंगे। दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं होती है, हर चीज संभव होती है। कोई भी कमजोर हो तो अपने आप को कमजोर मत समझिए। एक अथक और एक लगन, एक अच्छी परिश्रम करते हुए आगे बढ़ेगा, वह निश्चित रूप से हर चीजों को हासिल कर पाएगा। तो मैं इसी बात के साथ मैं ये कहेंगे, आप लोगों से गुड नाइट बोलेंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, बाय डियर। सब लोग पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिएगा। ओके बाय।